देश के नए कानूनों के बारे में तो आप जानते ही हैं। कॉलोनियल टाइम में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए 3 लॉज बनाए गए थे। इंडियन पिनल कोड ऑफ 1860, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ऑफ 1898 एंड द इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872। तब से लेकर अब तक इन्हीं 3 लॉज के अकॉर्डिंग हम क्राइम से डील करते आए हैं और प्रोसेस को फॉलो करते आए हैं। लेकिन यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह द्वारा इन 3 क्रिमिनल लॉज को रिप्लेस करते हुए इनकी जगह न्यू लॉज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को लाया गया है। इन 3 लॉज में आज के टाइम के क्राइम्स को देखकर चेंजेस किए गए हैं और प्रोसेस और पनिशमेंट को भी उसी हिसाब से मॉडिफाई किया गया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रीसेंट सर्कुलर के अकॉर्डिंग नेशन वाइड सेंटर्स फॉर लीगल एजुकेशन को कहा गया है कि वो इन 3 न्यू क्रिमिनल लॉज को अपने करिकुलम में ऐड कर ले स्टार्टिंग फ्रॉम द एकेडमिक ईयर 2024-2025। तो जहां एक और इन न्यू क्रिमिनल लॉज को एकेडमिक और प्रोफेशनल वेज में एकोमोडेट करना भी शुरू हो गया है, वहीं इनके अगेंस्ट एक फ्रेश PIL केरला हाईकोर्ट में फाइल होती हुई दिखी है। ये PIL एक एडवोकेट ने फाइल की है और 3 नए क्रिमिनल लॉ स्टैट्यूट के हिंदी लैंग्वेज टाइटल्स को चैलेंज किया है। जी हाँ, आपने सही सुना। ऐसा पहली बार ही हुआ होगा जब किसी ने लॉज को नहीं बल्कि उनके हिंदी नामों को चैलेंज किया है। हिंदी टाइटल्स को चैलेंज करते हुए PIL में कहा गया है कि हिंदी टाइटल्स साउथ की लॉ फ्रेटर्निटी के मेंबर्स के लिए प्रोनाउंस करने में मुश्किल हो सकते हैं और ये कंफ्यूजन, एम्बिग्विटी और डिफिकल्टी क्रिएट कर सकते हैं। ये उनके आर्टिकल 19(1)G के अधिकारों का उल्लंघन करता है। पिटीशन में ये भी कहा गया है कि एक्ट्स को हिंदी नेम्स देना आर्टिकल 348 के अगेंस्ट है। 29 मई को चीफ जस्टिस AJ देसाई और जस्टिस VG अरुण की बेंच के सामने जब इस केस की हियरिंग आई तो पिटिशनर ने आर्ग्यू किया कि हिंदी नेम आर्टिकल 348(1)B का वायलेशन है। पिटिशनर आर्ग्यूज that the provision mentions that until parliament by law otherwise provides। कोर्ट ने पूछा कि क्या पार्लियामेंट ने इस विषय में कोई लॉ पास किया है। पिटिशनर ने जवाब में बताया कि पार्लियामेंट ने ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट पास किया था, पर ये आर्टिकल 348(1)B के पर्पस के लिए नहीं था। पिटिशनर ने कहा कि आर्टिकल 343 कहता है कि हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, लेकिन इसके अलावा आर्टिकल 348 भी है जो कहता है कि सभी एक्ट्स के अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इंग्लिश में होंगे। जब पिटिशनर ने बेंच को ये सबमिट किया कि हिंदी नेम्स प्रोनाउंस करने में मुश्किल है, तो चीफ जस्टिस ने उनसे पूछा कि क्या हिंदी स्कूल्स में कंपलसरी नहीं है। जस्टिस VG अरुण ने फिर पिटिशनर से पूछा कि अथॉरिटेटिव टेक्स्ट का मतलब आर्टिकल 348(1) में क्या माना जा सकता है। उन्होंने कहा, ओनली द टाइटल ऑफ द एक्ट इज इन हिंदी, द टेक्स्ट इज इन इंग्लिश इटसेल्फ। इस पर पिटिशनर ने जवाब दिया कि अथॉरिटेटिव टेक्स्ट का डिक्शनरी मीनिंग है कि जो एक अथॉरिटी द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया हो। ये एक्ट पार्लियामेंट के द्वारा पास किए गए हैं, इसीलिए ये अथॉरिटेटिव टेक्स्ट है। कोर्ट ने आगे उनसे सवाल करते हुए पूछा कि क्या सिर्फ इन 3 एक्ट्स के ही हिंदी नेम्स हैं? तो पिटिशनर ने रिस्पॉन्ड किया ये कहते हुए कि ये 3 मेन क्रिमिनल एक्ट्स हैं। इस रिस्पॉन्स पर कोर्ट में मौजूद सेंट्रल गवर्नमेंट काउंसिल ने जवाब में कहा कि एक्ट का नाम इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया है, इंग्लिश लेटर यूज किए गए हैं। और भी एक्ट्स हैं जो हिंदी नेम्स यूज करते हैं। फिर कुछ इंग्लिश वर्ड्स हैं जो हमारे रीजन के स्पेसिफिक है, कुछ इंडियन इंग्लिश वर्ड्स भी हैं। गवर्नमेंट काउंसिल ने कहा कि फिर सवाल ये बनता है, व्हाट इज इंग्लिश? काउंसिल ने ये भी ऐड किया कि पार्लियामेंट्री पैनल ने इन टाइटल्स को अप्रूव किया है। उन्होंने बेंच को इन्फॉर्म किया कि इन एक्ट्स की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पर चैलेंज हाईकोर्ट के सामने पेंडिंग है। इस पे पिटिशनर ने कहा कि वो एक्ट्स को चैलेंज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ नेम्स को कर रहे हैं। जस्टिस VG अरुण ने कंक्लूड किया कि नेम्स पर डिबेट तब हो रही थी जब एक्ट्स खुद ऑलरेडी पास हो चुके हैं। हालांकि हाईकोर्ट ने अब इस मैटर को नेक्स्ट 26 जुलाई के लिए लिस्ट किया है। आपको बता दूं कि इस प्ली में पिटिशनर PV जीवेश ने कहा है कि इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशन के लिए हिंदी और संस्कृत टाइटल्स का यूज करना कॉन्स्टिट्यूशन के स्कीम के हिसाब से अल्ट्रा वायरस है। उन्होंने कहा है कि ऐसे नॉमेनक्लेचर साउथ इंडिया के लीगल फ्रेटर्निटी के लिए डिसएडवांटेजियस साबित होते हैं, जहां लोग हिंदी और संस्कृत से परिचित नहीं हैं। PTI ने उन्हें कोट करते हुए कहा है, द नॉमेनक्लेचर इन हिंदी एंड संस्कृत फॉर दीज लेजिस्लेशंस would create confusion, ambiguity and difficulty for the legal community of non-Hindi and non-Sanskrit speakers, especially those belonging to the southern part of the nation। उन्होंने ये भी ऐड किया, moreover the names provided in the aforesaid languages are hard to pronounce for non-Hindi and non-Sanskrit speakers, therefore it violates the fundamental right under Article 19 freedom of speech and expression of the Constitution। उन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया है कि ऐसे नेमिंग आर्टिकल 348 के अगेंस्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और एक्ट्स, बिल्स एक्सेट्रा में यूज होने वाली लैंग्वेज से डील करता है। उन्होंने अंडरलाइन किया कि आर्टिकल 348(1)B मैंडेट करता है कि सभी बिल्स जो लेजिस्लेटिव बॉडीज में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं
और उनके द्वारा पास किए गए एक्ट इंग्लिश में होने चाहिए। उन्होंने प्ली में नोट किया है, Therefore the action of the respondents 1 to 4 Center and Union Law Ministry is a classic example of linguistic imperialism. The actions of the respondents 1 to 4 autocratic, capricious, unjustified and arbitrary and antithetical to the democratic values and the principles of the federalism. आपने देखा होगा कि इससे पहले इन्हीं लॉज को चैलेंज करते हुए एडवोकेट विशाल तिवारी भी सुप्रीम कोर्ट गए थे और उन्होंने कोर्ट से इमीडिएटली एक एक्सपर्ट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए कहा था टू असेस द वायलेबिलिटी ऑफ द 3 न्यू क्रिमिनल लॉज। उनकी PIL में स्टेटेड था दैट द न्यू क्रिमिनल लॉज आर फार मोर ड्रैकोनियन and establish a police state in reality and violate every provision of fundamental rights of the people of India. If the British laws were considered colonial and draconian, then the Indian laws stand now far more draconian, as in the British period you keep a person in police custody for a maximum of 15 days. Extending 15 days to 90 days and more is a shocking provision enabling police torture. एडवोकेट तिवारी ने आर्ग्यू करते हुए ये भी सबमिट किया था कि ये लॉज बिना किसी पार्लियामेंट्री डिबेट के इनैक्ट हो गए हैं, as most of the opposition members were under suspension। पर उन्हें भी सुप्रीम कोर्ट से हताश ही होना पड़ा था जब जस्टिस बेला एम त्रिवेदी एंड जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच ने ये कहा था कि ये पिटीशन कैजुअल एंड केविलियर मैनर में फाइल की गई है। पिटीशनर को एंटरटेन करने से मना करते हुए बेंच ने स्टेट किया दैट द पिटीशन हैज बीन फाइल्ड इन अ वेरी कैजुअल एंड केविलियर मैनर। और इसी में ऐड करते हुए बेंच ने कहा था, इफ यू हैड आर्ग्यूड मोर वी वुड हैव डिसमिस्ड इट विद कॉस्ट, बट सिंस यू आर नॉट आर्ग्यूइंग वी आर नॉट इम्पोजिंग कॉस्ट। जिसके बाद एडवोकेट ने कोर्ट से PIL को विड्रॉ करने की परमिशन मांगी और बदले में बेंच ने एग्री किया दैट वी आर डिसमिसिंग द पिटीशन। 25 दिसंबर को पास किए गए ये न्यू लॉज में कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं। द भारतीय न्याय संहिता में देश के विरोध में राजद्रोह के नए रूप को सम्मिलित किया गया है, जिसमें एक्ट्स ऑफ सेसेशन, आर्म्ड रेबेलियन, सबवर्सिव एक्टिविटीज, सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज और इंडेंजरिंग द सॉवरेनिटी और यूनिटी ऑफ द कंट्री जैसे एक्ट शामिल है। नए कानून के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो जानबूझकर या जानकर शब्दों द्वारा, चाहे वो बोले गए हो या लिखित, या संकेतों द्वारा, दृश्य प्रदर्शन द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से या आर्थिक साधन के उपयोग करते हुए या किसी अन्य तरीके से सेसेशन और एन आर्म्ड रिबेलियन और सबवर्सिव एक्टिविटीज को प्रोत्साहन देता है जो देश की एकता और अखंडता को खतरे में डालती है, उस व्यक्ति को जीवन भर के लिए कैद या 7 साल तक की सजा हो सकती है और उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। भारतीय न्याय संहिता के अनुसार IPC सेक्शन 124A के तहत जो राजद्रोह के संबंधित में था, कोई भी व्यक्ति जो इस अपराध में शामिल होता है उसे जीवन भर की कैद या 3 साल की सजा हो सकती है। साथ ही पहली बार टेररिज्म शब्द को भारतीय न्याय संहिता में डिफाइन किया गया है। ये IPC में प्रेजेंट नहीं था। अंडर द न्यू लॉज द मजिस्ट्रेट्स पावर टू इम्पोज फाइन्स हैव बीन इंक्रीज्ड एज वेल एज द स्कोप ऑफ डिक्लेयरिंग अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। ऐसे ही कुछ और चेंजेस के साथ इन न्यू क्रिमिनल लॉज को अब जस्टिस सिस्टम का पार्ट बनाया जा रहा है। ऐसे में इन न्यू लॉज पर उठने वाली पिटीशन सही है या नहीं, ये आप ही तय करिए और हमें कमेंट सेक्शंस में बताइए। कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा फॉर मोर सच न्यूज एंड लीगल अपडेट्स।